गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम नंबर 2 का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आते हैं प्रथम क्वेश्चन पे। हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ये सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। ऑप्शन है डफला, अबोर, मीरी और पटकाई बूम पहाड़ियाँ। एक्चुअली आप इन चारों पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये चारों की चारों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती हैं। इसको और डिटेल से समझने के लिए हम थोड़ा सा इंडिया के मैप को लाते हैं। तो वीडियो को पॉज करते हैं यहाँ पे। अगर हम इंडिया के मैप देखें और अगर हम हिमालय के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हिमालय में आप जानते हैं कि यहाँ पर से 3 पहाड़ियाँ आती हैं। एक आता है आपका ऐसे बृहत हिमालय, ठीक है। उसके बाद आता है लघु हिमालय और एक आता है कौन सा, शिवालिक, ठीक है। सबसे पुराना वाला कौन सा है, बृहद हिमालय। सबसे नया कौन सा है, शिवालिक, ठीक है। अब यही पर्वत क्या हुआ ना कि इस साइड में बहुत सा चौड़ा है और इस साइड में जाके सक्रिय अवस्था में आ गया है, ठीक है। और हिमालय का जो कंस्ट्रक्शन है, हिमालय का कुछ कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ पे जाके एक तीखा नोक बनाते हुए ऐसे मुड़ गया है, ठीक है। तीखा नोक बनाते हुए मुड़ गया। थोड़ा सा इस पार्ट को और जूम करते हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन पूछा है कि डफला, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ और पटकाई बूम पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे लाइस करती हैं, ठीक है। तो देखिए जो डफला पहाड़ी है वो आपका ये असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पे यहाँ रहता है, ये हो गया डफला। अबोर पहाड़ी है वो आपका कहाँ पर है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाता है। और मिसमी पहाड़ी कहाँ पर है, फिर आपका इसी का है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। और यहाँ पर से एक तीखा नोक बनाते हुए क्या हो गया, ये पटकाई बूम पर्वत है जो कि भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है, ठीक है। यही पहाड़ी आगे चल के लूसाई पर्वत, मीजो पर्वत में बदल जाता है, ठीक है। इतना डिस्कशन पर्याप्त है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर आपको पता चल ही गया होगा। फर्स्ट का आंसर हो गया कौन सा, पटकाई बूम पहाड़ी, ठीक है। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा बनाता है। अबोर पहाड़ी इंडिया चाइना का सीमा बनाता है। मीरी पहाड़ी वो दोनों असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। पटकाई बूम भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। प्रवाल का विरंजन कैसे होता है, क्वेश्चन के कहने का सीधा सा मतलब है महासागरीय अम्लीकरण के वजह से, अत्यधिक मत्स्यन के वजह से, गैर संवहनीय पर्यटन के वजह से, और डी होता है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अब ये प्रवाल विरंजन क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा देखते हैं प्रवाल विरंजन के बारे में। फ्रेंड्स अगर हम प्रवाल विरंजन की बात करें तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए इस टाइप का कोई ये समुद्र का तट है, मान ये समुद्र का तट है, और यहाँ पर से कुछ ऐसा कुछ ये पानी है जो कि छिछला अवस्था में। तो सबसे बात कि प्रवाल रहते कहाँ पर है, तो प्रवाल का जो अवस्था होता है वो छिछले अवस्था में रहते हैं, वो गहरे पानी में नहीं रहते। वो समुद्र के और ये जो गहरा पानी हो गया इन दोनों के बीच वाली एरिया, मतलब इस एरिया पर पाया जाता है प्रवाल, ठीक है। प्रवाल होता क्या है, तो आप मान के चलो कि ऐसे एक प्रवाल का कंस्ट्रक्शन होता है। एक जीव होता है, जो एक दूसरे एक अपने लेयर के ऊपर लेयर में एक निवास करते हैं, ठीक है। और प्रवाल का जो ओरिजिनल कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। इस पे एक जूजेंथिन्स करके कुछ प्लांट आता है, इसको कुछ इंग्लिश में बोलते हैं जिप्लैंटीन करके, कुछ मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है। वो इस पे क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। इस पे जब वो ओवरलैप कर जाते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, इसलिए प्रवाल जो होता है बहुत ही सुंदर कलर का दिखाई पड़ता है। किस वजह से, इस जुजैंथीन के वजह से, ठीक है। ओरिजिनल कलर इसका वाइट होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही क्या चीज़ होता है कि इसको नुकसान पहुंचना शुरू होता है, जैसे ही इसको नुकसान पहुंचना शुरू होता है, इसमें क्या चीज़ होता है कि ये जब नुकसान पहुंचना शुरू होता है ना तो ये अपने जो ओरिजिनल कलर में आने लगते हैं। दैट मीन्स ये वाइट होने लगता है। उसी वाइटनेस को क्या कहते हैं, परिवाल का विरंजन कहते हैं। प्रवाल का विरंजन होना मतलब प्रवाल का जो अट्रैक्टिव कलर था उसको छोड़ करके ओरिजिनल कलर या दैट मीन्स वाइट में आना। किस वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, महासागरीय अम्लीकरण के वजह से। अब किनारे का एरिया में रहता है तो पर्यटन वहाँ पर होगा ही, तो पर्यटन से भी डिवाइड होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अत्यधिक मत्स्य, उसी एरिया में मत्स्य भी पाला जाता है, मतलब मछली भी पकड़ा जाता है, तो उससे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। चौथा देखते हैं, टोक्यो पारा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में
भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेकचंद। ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान केमा है? तो देखिए, सड़क नेटवर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया का स्थान है दूसरा। अगर हम रेल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, अरे यार एक मिनट भाई, अगर हम सड़क नेटवर्क की बात करें यानी रोड कंस्ट्रक्शन का, तो इंडिया का स्थान है कितना? सेकंड। ठीक है। फर्स्ट कौन है? अमेरिका। अगर हम रेलवे की बात करें तो इंडिया का स्थान कितना है? थर्ड। ठीक है। इतना डिस्कशन पर्याप्त है। तो सड़क मामले में इसका स्थान, इंडिया का स्थान हो गया दूसरा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं जुड़ती है? किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं जुड़ती है? तो लाल सागर की सीमा नहीं जुड़ती है इथोपिया के साथ में। ठीक है। अगर आप लाल सागर के कंस्ट्रक्शन की बात करोगे ना, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। लाल सागर को देखा जाए कहाँ पर है, तो देखिए ये आपका खाड़ी वाला देश हो गया। खाड़ी वाला देश में देखिए इस कोना पे यमन रहता है, ये यमन होगा। ये होगा आपका अरब प्रायद्वीप पूरा का पूरा। ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका इथोपिया वाला प्रायद्वीप। इथोपिया इधर साइड में आना चाहिए, इथोपिया थोड़ा सा इधर साइड में आता है, इथोपिया आता है। यहाँ पर आपका ये हो जाता है जिबूती, जिबूती होगा, यहाँ पे सूडान होगा, यहाँ पे इजिप्ट आ जाएगा। तो जो इथोपिया होता है ना, ये हो गया आपका रेड सी, ये हो गया आपका रेड सी वाला एरिया, पूरा का पूरा रेड सी का एरिया होता है। तो जो इथोपिया होता है थोड़ा सा साइड में आ जाता है। ठीक है। एक्चुअली इथोपिया, जिबूती ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होता है, पर वो रेड सी वाले एरिया में शामिल नहीं होता है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो देखिए इसका पूरा डिटेल से भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। इसमें से जो वर्निहाल दर्रा है ना, वो एक्चुअली लद्दाख में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लद्दाख में ये नहीं है क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर के बीच का एरिया को डिवाइड करता है, उसको कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका पूरा डिटेल्स में थोड़ा सा बताता हूँ कैसे कैसे क्या होता है इसका। एक मिनट। तो अब इसको देखते हैं। देखो मैं ये मैप बना रहा था यार, मैप बनता नहीं है मेरे से। ठीक है। तो अब देखते हैं ना कि ये कहाँ कहाँ पे दर्रा, कहाँ कहाँ पे कौन सा दर्रा स्थित है। यहाँ पे से 4 दर्रा है जो कि बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया और कई पीसी से भी पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए एक तो आता है आपका यहाँ पे काराकोरम दर्रा, ये जो दर्रा आता है काराकोरम दर्रा आता है। ठीक है। और यहाँ पर एक है पीओके वाला एरिया, यहाँ पर आपका पीओके वाला एरिया ये। तो पीओके में घुसने के लिए भी कोई दर्रा होगा ना, तो पीओके में जाने का दर्रा कौन सा है? बुर्जीला दर्रा। ठीक है। तो ये 1 नंबर हो गया आपका काराकोरम दर्रा, 2 नंबर हो गया आपका बुर्जीला दर्रा। और अगर एक यहाँ पर देखिए लद्दाख वाला एरिया, यहाँ पर जो पिछला मैप था उसके अनुसार। ठीक है। तो ये तीसरा नंबर का जो एरिया है लद्दाख वाला एरिया है। तो यहाँ पे जाने के लिए कौन सा दर्रा? जो जिला दर्रा। और यहाँ पर आता है आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए एक यहाँ पर एक चीज़ 4 नंबर का बर्निहाल दर्रा। ठीक है। बर्निहाल दर्रा। ठीक है। अब यहाँ पर से देखो 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो आपका 1 नंबर वाला काराकोरम दर्रा। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पीओके और इंडिया को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये आपका 2 नंबर वाला बुर्जीला दर्रा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि जम्मू कश्मीर को और श्रीनगर को जोड़ने वाला एरिया का वो दर्रा कौन सा है? तो ये आपका 4 नंबर का दर्रा बर्निहाल दर्रा। ठीक है। और एक पूछा है कि कैलाश पर्वत जाने के लिए किस दर्रा का इस्तेमाल करते हैं भैया? तो आ जाएगा कौन सा आपका जोजिला दर्रा। ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ थे भाई? तो इसका आ जाएगा कि कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? यह है तुम्हारा कौन सा? वर्णिहाल दर्रा। ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर में है स्थित। ठीक है। उसके बाद आता 8वां नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो 7 निश्चय योजना है ना, वो 7 निश्चय योजना का 2nd फेज चल रहा है। तो 2nd फेज का अवधि क्या है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 20 से लेकर 25 तक है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन से पूछा गया कि 7 निश्चय योजना में कौन कौन सा योजना इसमें से शामिल है। ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिटेल से देखते हैं अच्छे से। 1 मिनट। इसको भी थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि 7 निश्चय योजना में कौन कौन सा है। तो पहली बात, इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो कितना है? 2020 से लेकर के है 25 तक। अब सबसे पहले देखते हैं। अब आप ये थोड़ा सा कीजिए ना, पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ठीक है। ये गवर्नमेंट का एजेंडा क्या चीज़ रहता है? सबसे पहले किसको वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं? तो युवाओं को। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या आ गया? युवा। पहला टारगेट क्या होता है? युवा को अपने पक्ष में मिलाना।
तो पहला जो इसका 7 निश्चय योजना है वो क्या चीज़ होगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है कि भाई युवा तो अपने पक्ष में आ गया। दूसरा क्या चीज़ है, महिलाओं को अपने पक्ष में करना है, ठीक है। अब क्या चीज़ आता है इसके लिए, सिंपल सा, सेकंड में आता है क्या चीज़, महिला। सेकंड में आता है महिला। महिला के लिए कौन सा नारा लगा दिया इन्होंने, सशक्त महिला, सक्षम महिला। पहला हो गया युवा शक्ति बिहार प्रगति, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा क्या चाहिए कि देखो युवा और महिला अपने फेवर में आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है, बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की 60% आबादी किस पे, कृषि पे निर्भर करती है। तो कृषि के लिए भी अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो कृषि के लिए इन्होंने क्या चीज़ किया है, हर कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, सिंचाई। तो तीसरा में क्या चाहिए आपका आता है, सिंचाई से रिलेटेड संबंध। तीसरा में सिंचाई से रिलेटेड संबंध आता है, क्या चाहिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत सिंचाई का पानी, ठीक है। पहला युवा शक्ति बिहार प्रगति, दूसरा महिला सशक्तिकरण, तीसरा सिंचाई, और चौथा आपका आ जाता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखो भैया, युवा हो गया, महिला हो गया, सिंचाई हो गया। अब क्या चाहिए आता है, भारत गाँव का देश है, भारत गाँव का राज्य है, तो पता है आपको कि भाई यहाँ पे ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब गाँव है तो गाँव को समृद्ध भी होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर चौथा नारा क्या चीज़ दिया गया, स्वच्छ गाँव, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव साथ ही साथ समृद्ध गांव। पहला युवा, दूसरा सशक्त महिला, तीसरा सिंचाई, चौथा क्या चीज़, स्वच्छ गांव, सशक्त गांव, ठीक है। पांचवा की बात करते हैं, पांचवा क्या हुआ, गांव तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब गांव के साथ भैया गांव पे ध्यान दियो तो शहर पर भी तो ध्यान दोगे ना। तो पांचवा क्या चीज़ आता है आपका, शहर आता है। शहर को क्या करना है, स्वच्छ शहर, विकसित शहर बनाना है। गांव को क्या करना था, गांव को समृद्ध बनाना था। शहर को क्या करना है, विकसित शहर बनाना है। और छठा में क्या चीज़ करेंगे कि भैया गांव को बना दिया आपने, शहर को बना दिया, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे ना। तो दोनों को क्या चाहिए होना चाहिए, आपका संपर्क होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिनट लिख देता हूँ, समृद्ध गाँव। अब छठा में हम क्या करेंगे कि गाँव तक तो ठीक है, शहर भी ठीक है, अब क्या चाहिए होता है, कनेक्टिविटी दोनों में होना चाहिए ना। तो सुलभ क्या चीज़, संपर्क। सुलभ क्या चीज़, संपर्क, सुलभ संपर्क। छठा में आ गया सुलभ संपर्क। और सातवां क्या चाहिए है कि भैया सबके साथ सबका विकास, ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। आप सुविधा, आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन को देखेंगे बीपीएससी में, तो उसमें पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि 7 निश्चय योजना में नहीं आता है। तो ये 7 निश्चय योजना आपको याद होना जरूरी है। सबसे फर्स्ट क्या चीज़ था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा महिला सशक्तिकरण, तीसरा क्या चीज़ था, तीसरा था हर खेत में जल, ठीक है, हर खेत में जल वही सिंचाई। चौथा क्या चीज़ था, समृद्ध गांव। पांचवा क्या था, ये शहर, यार शहर का कौन सा शहर, विकसित शहर। पांचवा क्या था, विकसित शहर। छठा क्या था आपका, छठा था शहर और गांव के बीच में कनेक्टिविटी, मतलब सुलभ संपर्क, सुलभ संपर्क। और सातवां क्या चीज़ था, सातवां था स्वास्थ्य, ठीक है। ये सातों याद होना बहुत ज़रूरी है। टारगेट ईयर 20 से 25, फेज कौन सा चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, ठीक है। तो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का प्रयोग कौन करते हैं, तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना ऑन ऑप्शन नंबर डी, इसको ब्यास नदी पे से जल मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना की। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। किसके लिए, तो आंध्रा के लिए और तेलंगाना के लिए, आंध्रा प्लस में तेलंगाना, ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, आंध्रा और तेलंगाना में। मयूराक्षी नदी पर ही मयूराक्षी परियोजना, ठीक है। पोंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे, पोंचमपाद परियोजना कहाँ पे, गोदावरी नदी पे, GOD गोदावरी, ठीक है। कहाँ पे, आपका कर्नाटका में, सही है। इंदिरा गांधी ब्यास नदी पे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आल्पस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो है आपका कौन सा, माउंट ब्लैंक। कहाँ गया भैया, माउंट ब्लैंक, ठीक है। नेक्स्ट है मणिपुर स्थित बोला केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो संगाई प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर चलो यार 3 क्वेश्चन पता है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, आपकी हिंदी है, ठीक है। सेकंड में कौन सी है भैया, बांग्ला है, सेकंड कौन सा, बांग्ला है। थर्ड कौन सा है, तेलुगु है, थर्ड कौन सा है, तेलुगु। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट भाषा, मतलब पूर्व का गौरव भाषा, ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको थर्ड लैंग्वेज तेलुगु को, ठीक है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है, तेलुगु को। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, दूसरे नंबर वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है,
ठीक है। सोना कोलार गोल्ड फील्ड, KGF यार ये तो सबको पता होगा। चांदी बेलाडीला, बेलाडीला कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है। कोयला के लिए झरिया, हीरा पन्ना। ठीक है। तो इसमें जो चांदी का जो बेलाडीला है ना भैया, ये गलत है। बेलाडीला कहाँ पर है आपका? है बेलाडीला, यार मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, पर जहाँ तक मैं जान रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। ठीक है। और ये है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। छत्तीसगढ़ में है और लौह अयस्क के लिए है। ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा कंफर्म कर लूँ भाई, ये है तो लौह अयस्क के लिए, इतना तो कंफर्म है। ये छत्तीसगढ़ में ही है जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है, ऐसे मैं देख के कंफर्म करूँगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेजन नदी। ठीक है। अमेजन नदी का सबसे ज़्यादा उसका जो होता है ना कवरिंग एरिया है। ठीक है। अगर हम यहाँ इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आता है कौन सा? गंगा नदी। फॉर इंडिया गंगा नदी। वर्ल्ड के लिए कौन सा? अमेजन नदी। अगर पूछता सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? नील नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी? नील नदी। ठीक है। सबसे चौड़ी नदी पूछ देगा तो अमेजन नदी। ठीक है। यहाँ पे पूछ दिया है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी, तो या था अमेजन नदी। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी कौन सी? तो अमेजन नदी। सबसे चौड़ी नदी कौन सी? तो वो अमेजन नदी। ठीक है। इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कवरिंग एरिया होता है उसको कहते हैं रिकैप्चर एरिया, वो किसका होता है? तो वो गंगा का होता है। ठीक है। सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? इसमें आता है भैया कौन सा? हड़प्पा, रोपड़, वनावली और लोथल। ये देखो तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे यो नोट करना ही है, तुम्हारा बंदरगाह शहर। बंदरगाह कौन सा था? तुम्हारा लोथल था। ठीक है। सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या बोलता है? 16 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट इसको डिलीट करें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग में है? ठीक है। ऐसा इसमें से कौन सा जो सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग में है? ठीक है। दीवाने रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी। 1 मिनट यार, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल से देख करके इसको और अच्छा से डिटेल बता। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग में सुमेलित है? ठीक है। मतलब कौन सा सही है वो आपको बताना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना भैया, थोड़ा सा खाली समझना। ठीक है। कौन सा युग में सुमेलित है बोला, कौन सा सही है? दीवाने रियासत। ठीक है। बाजार नियंत्रण विभाग था, कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रू। दूसरा, दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था, कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी सही है। ठीक है। दीवाने खैरात दान विभाग था, कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर जो डी है, दीवाने अरीस, ये था सैन्य विभाग। इसको इल्तुतमिश नहीं बना करके इसको कौन बनाया था? बलबन बनाया था, बलबन बनाया था। तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये देना चाहिए था कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए तो मैं कंफ्यूज किया कि भाई इसमें तो सब सुमेलित हो रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है मेरे नज़र में। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगोजी ओकेंजी इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है भैया नाइजीरिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ नहीं दिया है, ऊपर में छूट गया था इसको नहीं लिखना, यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है। तो भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, ये भैया सुमेलित नहीं है। कहा कि द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लिखा था। ठीक है, ये वाला गलत है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल सही है। सचिंद्र सन्याल का बंदी जीवन सही है। राजेंद्र प्रसाद जी का इंडिया डिवाइडेड, ये सही है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? ठीक है। तो ये लाहौर अधिवेशन यार बहुत फेमस है, उसी में किया हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। 1940 में हुआ था पाकिस्तान का लाहौर अधिवेशन, उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मांग रखी थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी थी? यार एक्चुअली ये वायसराय बहुत सीधा था बेचारा, लॉर्ड मेयो बहुत ही अच्छा वायसराय था। ठीक है। उसका चाकू मारकर अनफॉर्चुनेटली हत्या कर दिया गया था।
ठीक है। इसके समय में 1872 में क्या हुआ था कि प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। ये तो अभी तक याद हो गया होगा सभी को। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन किसका है? भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर बी। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बना दी गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1912 में इसका हुआ था। ठीक है। एक्चुअली हुआ था ना ये कि देखो एक्चुअली दिसंबर 1911 में क्या चीज़ हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है। और उसी में ये घोषणा किया गया था, 3-4 ठो घोषणा था उसका कि कैपिटल को कोलकाता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली कर दिया जाए। ठीक है। उड़ीसा को अलग कर दिया, उड़ीसा और बिहार को कंबाइंड बंगाल से अलग कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 से, इसलिए इसको 1912 माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण में था। हाँ, दक्षिण में था। ठीक है। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण में स्थित था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? असमक। असमक की राजधानी कहाँ थी भैया? पोतन। जो साउथ में था ना उसका था क्या चीज? असमक। असमक की राजधानी कहाँ थी? पोतन। देखते हैं, 1 मिनट। 25 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के उगने के पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित जो प्रकाश का कारण होता है वो किस वजह से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक कौन सी होता है? जो कनेक्टिव टिश्यू, जो कि पूरे बॉडी को जोड़ करके रखता है। ठीक है। पूरे बॉडी को जोड़ करके रखता है। तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो नहीं है? ठीक है। तो त्वचा देखो, जो त्वचा जो है ना एक्चुअली पूरे बॉडी को कवर प्रदान करता है। ठीक है। पूरे बॉडी को एक कवर प्रदान करता है, इसलिए इसको हम इसमें नहीं मानते हैं, संयोजी ऊतक में नहीं मानते हैं। इसके अलावा ब्लड पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है, हड्डी पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है। इसके बाद हो गया आपका उपास्थिति, ये भी हो गया। उपस्थिति एक्चुअली कंकाल को ना 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है बोन और एक होता है कार्टेज। कार्टेज को ही बोलते हैं उपस्थिति, और एक होता है बोन जो आपका होता है, जो मेन हड्डी होता है कंकाल, वो भी आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू में ही। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ पे बनता है? रेटिना के पीछे बनेगा दूरदृष्टि दोष में, नज़दीक दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बन जाएगा। ठीक है। तो इसका आ जाएगा बी नंबर। प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होता है क्या सा? रेक्टिफायर। ठीक है। एमीटर से करंट मापते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ करता है ना, देखो स्टेप अप को स्टेप डाउन में चेंज करेगा या स्टेप डाउन को स्टेप अप करेगा। ठीक है। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर। किस तत्व की रासायनिक प्रकृति किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इसका आता है भैया जो बाहरी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन में कौन आता है? आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सही है। 30 का क्या चीज़ आता है? भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस किन 2 गैसों के मिश्रण से बना हुआ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाप अंगार गैस बहुत बार पूछा गया। किन 2 गैसों से बना हुआ होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी, 1 मिनट यार, मेरा थोड़ा सा एक रुक जाओ। एक्चुअली क्या हुआ ना, एक्चुअली यार मैंने अपने फ़ोन में ना सेटिंग करके रखा डार्क मोड का, वो ऑटोमेटिक ऑन हो गया था, इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। ऊंचाई की जगहों पर जो पानी 100% से नीचे तापमान पर ही उबल जाता है, इसका कारण क्या है? हम लोग सुने हो कि भाई पहाड़ पे पानी जल्दी उबलता है, इसलिए चावल लेट से पकता है। काहे कि वायुमंडलीय दाब होता है वहाँ पे कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाएगा, मतलब जो पानी 100 डिग्री पे खौलना चाहिए था वो पानी 80 डिग्री पे खौलने लगेगा। एज ए एग्जाम्पल। ठीक है। 100 डिग्री पे जो खोलना चाहिए था वो 80 डिग्री पर ही खोलने लगेगा। ठीक है। इसलिए चावल पकने में क्या चाहिए होगा? लेट होगा। ठीक है। तो 31 का सही आंसर है ए नंबर ऑप्शन। देखते हैं उसके बाद। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ठीक है। इसका 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो देखो हिपैरिन के कारण। हिपैरिन क्या चीज़ करता है? ब्लड को पतला बना के रखता है। ठीक है। और किसके वजह से जम जाता है? तो फाइब्रिनोजेन के वजह से। किसके वजह से बनता है? फाइब्रिनोजेन के वजह से जम जाता है। रक्त का थक्का किसके वजह से जमता है? विटामिन के तो है ही यूजफुल। ठीक है। लेकिन जो बाहर में जो होता है ना, जो घाव वगैरह हो जाता है तो उसके बाहर में पपड़ी जम जाता है, किस वजह से? फाइब्रिनोजेन के वजह से।
और शरीर के अंदर नहीं जमता है वो किसके वजह से, तो हिपैरिन के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, तो कीट आपका कौन सा नहीं आएगा, देखो खटमल आएगा, घरेलू मक्खी आएगा, मच्छर आएगा, मकड़ी नहीं आएगा। पूछोगे कहाँ नहीं आएगा, ये जो तीनों है खटमल, मक्खी और मच्छर, ये सब आता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा को पहचानने का सीधा सा रूल है, उसका जो बॉडी होता है 3 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, 3 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। पैर उसका आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और 6 ठो पैर रहेगा, बाकी भैया गिन के देख लेना। ठीक है, खटमल, घरेलू मक्खी और ये मच्छर। एक बात और, ये जो आर्थ्रोपोडा होता है उसका जो शरीर का जो बॉडी होता है ना, उसमें कंकाल ऊपर रहेगा, ठीक है, और जो मांस रहेगा वो नीचे रहेगा, इसलिए इसको जल्दी मारिएगा तो जल्दी मरता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की थी, मतलब जो सेकंड लेयर ऑफ डीएनए, इसका खोज कौन किया था, सेकंड लेयर ऑफ डीएनए का खोज कौन किया था, जेम्स वाटसन एवं क्रिक, इसलिए लिए थे, इसको नोबेल भी मिला था। ठीक है, कब किया था, 1953 में खोज किया था, और इसके लिए इसको क्या चीज मिला था, नोबेल मिला था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला एब्लंगोटा का कार्य नहीं है, मेडुला एब्लंगोटा का कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो रक्तदाब को नियंत्रण करना ये इसका कार्य है। ठीक है, हृदय के धड़कन को कंट्रोल करना है, उपापचयन को कंट्रोल करना ये भी है। ठीक है, पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करना नहीं, संकुचन पर नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 36 का देखते हैं, 36 का क्या है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है, तो भैया निषेचन की क्रिया किस में होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होगी, अंडवाहिनी में। ठीक है, ये यूरेटस में होता नहीं, यूरेटस में जाइगोट बनने के बाद आ जाता है। ठीक है, इसमें होगा नहीं, अंडवाहिनी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, 37 देखते हैं, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार, अरे यार प्रकार नहीं होगा यहाँ से, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकाश के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है, तो इसका देखो, इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, वेरी हाई डेंसिटी। कहाँ गया यार, ऑप्शन नंबर सी, इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश को भी अपने में से बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, अगर ये जो ब्लैक होल है पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी को, ये मान लो ये अर्थ है, इससे अगर ये छोटा छोटा ब्लैक होल टकरा जाए तो पृथ्वी को चीरते हुए बाहर निकल जाएगा, जीवन खत्म। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, तो कैलामाइन किसका अयस्क है, जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु की कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके वजह से, तो अपबाऊ सिद्धांत के वजह से। ठीक है, देखते हैं कच्ची क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, कैसेरुकी उदर का मूलभूत कारण क्या है। ठीक है, कैसेरुकी की उदर का मूलभूत कार्य क्या है। ठीक है, अरे कशेरुकी में और बोल रहा है जो पेट का मेन काम क्या चीज़ है, पेट का मेन क्या चीज़ है, भंडारण करके रखना भैया, खाना पहले रखेगा तब तो उसको पचाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे, हेनरी वैकुलर। कौन थे, हेनरी वैकुलर, ऑप्शन नंबर बी। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जीवों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा, दीर्घकालीन ऊर्जा के भंडार के लिए अधिकांश जीवों के द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है भैया, फैट का। देखो जो एनर्जी मिलेगा ना वो सबसे पहले मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट को क्या चीज़ कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलेगा, 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, इसके बाद जो एनर्जी मिलेगा किससे मिलेगा, बसा से मिलेगा। सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, बसा है। ठीक है, सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चाहिए, बसा है। ठीक है, इससे मिलता है 4.3 किलो कैलोरी। ठीक है, इसके बाद बच जाएगा आपका, सॉरी बसा से मिलता है यार आपका 9.2, सबसे फर्स्ट तो आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, इससे मिलता है 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, बसा से मिलता है 9.2 या 9.3 किलो कैलोरी, और प्रोटीन से मिलता है 4.3 किलो कैलोरी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें सबसे ईजिली खाना कार्बोहाइड्रेट का होता है, तुरंत खाएंगे तुरंत पच जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा लेट से पचेगा कौन सा, बसा, और सबसे लेट से पचेगा कौन सा, प्रोटीन। तो प्रोटीन का संश्लेषण क्या जी होता है, सबसे लेट से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आता है आंसर बसा, पूछो खाएं। ठीक है, ये बसा क्या चीज़ होता है, शरीर में चर्बी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब एनर्जी नहीं रहता तो जो यकृत होता है ना, यही चर्बिया को पिघला के एनर्जी देते रहता है। तो दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए किसका यूज होता है, बसा का। इंस्टेंट ऊर्जा के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, शुष्क काछिपाक यानी ज़ेरोफाइटेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा रहता है? तो यह आता है बाष्पीकरण की वजह से। बाष्पीकरण, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसके वजह से क्या चीज़ होता है, बाष्पीकरण होते रहता है, अंदर का पानी ठंडा रह जाता है और जो उसके लेयर पे जो पानी होता है बाष्पीकृत करके ऊपर हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग गर्मी के दिनों में जब पसीना रहता है, पंखा चलाते हैं, बहुत ठंडा लगता है, काहे, बहुत तेज़ी से बाष्पीकरण होता है हमारे पसीना का। सेम कंडीशन यहाँ पर होता है। 45, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता उपेक्षाकृत अधिक होती है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता होती है, सर्वाधिक होती है या फिर बहुत अधिक होती है? ठीक है, यहाँ पर से देखो 3-4 क्वेश्चन आता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से देखो किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता बोल रहा उपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, विविधता देखो सबसे ज़्यादा होता है किस में, प्रवाल भित्ति में। प्रवाल भित्ति में बहुत छोटे, अब प्रवाल भित्ति में देखो, एक तो प्रवाल भित्ति हो गया, उसका ऑलरेडी करोड़ों टाइप। ठीक है, प्रवाल भित्ति का तो करोड़ों टाइप हो गया। अब वो जो प्रवाल भित्तिया होता है ना, छोटे छोटे मछली को बड़े मछली को खाने से बचाता है, तो छोटका मछली भी उसी में रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे प्रजाति का विविधता वो कहाँ पे पाया जाएगा, प्रवाल भित्ति में पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो जल का बूंद। जल का बूंद क्या चाहिए तुम्हारा सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे छोटा कौन सा है? जल का बूंद है। बोलेगा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपका समुद्र। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? समुद्र। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र जल का बूंद। यहाँ तक सही है। और यार कोई क्वेश्चन था क्या? और मुझे याद नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 46। ठीक है, तो फुक्कन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड, एक मिनट रुक जाओ फिर से देखते हैं यार। कृष्णा आयोग है मुंबई दंगा का, सही है। ठीक है, फुक्कन आयोग है तहलका टेप कांड का, तो इस पीढ़ी का क्वेश्चन है भाई। फुक्कन आयोग किसका है? तहलका टेप कांड का। ये वाला आपका जो डी नंबर है ना, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन गलत मिलाया हुआ है। ठीक है, नानावटी आयोग गोधरा कांड, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद, कृष्णा आयोग मुंबई दंगा, फुक्कन आयोग था तहलका टेप कांड से, और जो राजीव गांधी हत्याकांड था ना, वो था आपका ठक्कर आयोग। ये कौन सा था आपका? था ठक्कर आयोग। ये तो इस पीढ़ी का क्वेश्चन है, ठक्कर आयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अगर 51% से ज़्यादा शेयर सरकार का है, अगर 51% से ज़्यादा सर किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे, मतलब किसी भी अथोराइज कंपनी में अगर 51% से ज़्यादा शेयर सरकार का, तो वो कंपनी आपका हो जाएगा गवर्नमेंट। अगर इससे कम है तो वो कंपनी हो जाएगा आपका प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, तो देखो जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन था ना, वो आपका करता था बांग्लादेश। ठीक है, पहले। अब कौन करता है? तो अब कौन करता है? तो अब करता है इंडिया। अब कौन करता है? इंडिया। ठीक है, अब आता है कि इंडिया में भी कौन सा स्टेट है जो कि इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो वो आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब आता है बिहार में जूट का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो आपका आता है पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा आता है? 29 जून को। सांख्यिकी दिवस 29 जून को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बोला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भी है जो सुमेलित नहीं है? इसका देखते हैं कौन सा। उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति। भैया ये गलत है, इस पे डाउट हो रहा है, फर्स्टे वाला पे डाउट हो रहा है, रुक जाओ, ये आपका गलत है। ठीक है ना, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं सब देख लेते हैं। हरित क्रांति कौन सा? आपका खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन। ठीक है, ये उर्वरक उत्पादन एक्चुअली ये होना चाहिए था आपका भूरी क्रांति। ये कौन सा था आपका? भूरी क्रांति था। ठीक है, कपास उत्पादन स्वर्ण क्रांति सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति। ठीक है, झींगा उत्पादन भी कभी कभी बोल देता है गुलाबी क्रांति को। ठीक है, आलू उत्पादन गोल क्रांति सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन का भूरी क्रांति होना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, लोकसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? अध्यक्ष को यार, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। लोकसभा किसको दे सकते हैं? अध्यक्ष को दे सकते हैं।
ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष देखो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करता, वो तो क्लास के मॉनिटर के रूप में काम करता है, उसको पैसा भी मिलता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, लोकसभा सदस्य के रूप में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, एक मिनट, लोकसभा सदस्य निम्नलिखित में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन ये सही है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखो नागरिकता है कहाँ से, तो 5 से लेके 11 आर्टिकल में। ठीक है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 क्या चीज़ बोलता है, 1950 से 5 साल पहले यानी 1945 से जो बंदा रह रहा है उसे नागरिकता मिलेगा। ठीक है। 5वां हो गया। छठा वाला क्या चीज़ बोलता है कि जो पाकिस्तान से भारत आया था, छठा वाला क्या चीज़, जो पाकिस्तान से भारत आया था उसके लिए नागरिकता। ठीक है। 7वां नंबर क्या चीज़, जो हमारा साथ छोड़ करके, जो हमारा साथ छोड़ करके इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान में उनके साथ बर्बरता हुआ और फिर वो वापस आए, तो 6 महीना रह कर उनको नागरिकता मिल सकता है। वो कौन सा है, 7 नंबर वाला। 5 नंबर में क्या चीज़ बोला, 50 से 5 साल पहले से जो रह रहा है। छठा वाला हो गया। 6 नंबर वाला क्या चीज़, जो पाकिस्तान से आया। 7 नंबर का 7 आर्टिकल क्या चीज़, जो इंडिया, जो हमारा साथ छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे और लाजू तक आके फिर से वापस आ गए। ठीक है, उनके लिए नागरिकता। ठीक है। 8वां वाला क्या चीज़ कहता है, 8वां वाला कहता है राजदूत का, जो राजदूत का बाल बच्चा होगा उसको नागरिकता। ठीक है। 9वां वाला क्या चीज़ कहता है, जो 9-2-11, जो इंडिया से 9-2-11 हो गया, मतलब यहाँ से छोड़ करके बाहर चला गया और बाहर में जा करके बस गया। ठीक है, उसका नागरिकता क्या हो जाएगा, त्यक्त हो जाएगा। और 10 नंबर वाला बोलता है क्या चीज़, जिस पे देशद्रोह लग गया, जिस पे देशद्रोह का केस हो गया उसका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं 11 नंबर वाला, यार मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है। तो इसमें से देखो ऑप्शन नंबर 4 तो पहले ही कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 आपका पहले ही कट जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 हो गया राजदूत का बच्चा, ऑप्शन नंबर 6 हो गया का चीज़ का राइट आंसर। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो आर.के. सन्मुख सेट्ठी। कौन थे, आर.के. सन्मुख सेट्ठी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 55 में आपको एक बात ध्यान देना है। ठीक है, ये 15% तक सीमित है, पर किसके साथ, पीएम के साथ में, पीएम प्लस में क्या चाहिए मंत्रिपरिषद, या अगर राज्य की बात करें तो राज्य का सीएम प्लस में उसका क्या चाहिए मंत्रिपरिषद, इसके साथ में 15% तक फिक्स कर दिया है। ठीक है। 15% फिक्स है किसके लिए, दिल्ली के अलावा सभी राज्य प्लस में संसद के लिए। ठीक है। दिल्ली के लिए कितनी है, दिल्ली के लिए 12 फिक्स किया हुआ है, दिल्ली के लिए कितना, 12 फिक्स किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो, एक मिनट, इसका आ गया कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा हुआ था, तो 91st अमेंडमेंट। ठीक है ना। 91वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था कि 15% फिक्स कर दिया गया था। ठीक है। 61वां में क्या चीज़ हुआ था, 61वां में क्या चीज़ हुआ था कि जो वोटिंग का एज है ना, मतदान की आयु, वो 21 साल से घटा करके कितना कर दिया था, 18 साल। 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया था। 74वां में क्या चीज़ था, नगर पालिका। और 69th में क्या चीज़ था, दिल्ली को NCR का दर्जा दिया था, नेशनल कैपिटल रीजन। इसका क्या चीज़ दर्जा दिया था, NCR का दर्जा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, न्याय निर्णय से संबंधित है, कौन सा, आर्टिकल 262। ठीक है, आर्टिकल 262। ठीक है। नेक्स्ट है क्या चीज़, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से विकसित हुई थी, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा। ठीक है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा कहाँ से विकसित हुई थी, अमेरिका से, और इसी के रिफरेंस पे शायद 1970 या 1960 में, 1960 या 60-70 में क्या चीज़ आया था हमारे यहाँ, PIL आया था, PN भगवती के समय में। ठीक है। ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान का आत्मा माना गया, संविधान का आत्मा भैया किसे माना गया, संविधान की प्रस्तावना को। संविधान का आत्मा किसे माना गया, संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, आर्टिकल 233 सही है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट कितना है, संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना, आर्टिकल 231, ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, आर्टिकल 127, यार आर्टिकल 127 ये भी सही है। उच्च न्यायालय का गठन, आर्टिकल 214, ये भी सही है। एक मिनट भाई, कुछ एरर है क्वेश्चन में,
कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो यार, यही तो मैं बोलता हूँ। देखो यार, आंसर यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है ना। इस बुक में यही प्रॉब्लम है कि इसका आंसर बहुत गलत रहता है, ठीक है। आर्टिकल 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये उच्च न्यायालय के गठन का पद किया था आर्टिकल कितना, 214, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127, ये भी सही है। आर्टिकल 231, दो से अधिक राज्यों के लिए होगा, ठीक है। आई थिंक यार इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका होना चाहिए जो सही होना, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर एक्चुअली गलत दिया आउटपुट सेट में, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। 60 में था, निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो समाप्त किया जा सकता है किसे? विधान परिषद को, बिल्कुल विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसके समाप्त कर सकते हैं? हाँ ठीक है, इसको डायरेक्ट। यार ये जो विधान परिषद होता है ना, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि राज्य उसको चाहता है कि नहीं चाहता। अगर 2/3 विधानसभा के लोग ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि हाँ हमको विधान परिषद चाहिए, ठीक है, तो विधान परिषद का गठन हो सकता है, ठीक है। और विधान परिषद क्या चाहिए होता है कि एक परमानेंट बॉडी होता है, ठीक है। ये एकदम स्थायी सदन होता है, बिल्कुल राज्यसभा के जैसा, ठीक है। इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसको आप भंग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके इस्टेब्लिशमेंटे को ख़त्म कर सकते हैं कि हम रखबे नहीं करेंगे, तो ये अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 61 में कौन सा है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 61 में क्या है? वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा भैया आपका जापान में। कहाँ गया? जापान में। वर्ष 2023 का शायद T20 क्रिकेट था कल के ही डेट में, ठीक है। T20 क्रिकेट या क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो कहाँ पर होगा? भारत में, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, वो कहाँ पर होगा? भारत में, ठीक है। लेकिन 2023 का G7 का 49वां सम्मेलन ये पे कहाँ पर होगा? जापान में, ठीक है। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है अनुमानित? तो यह आपका कितना? 6.4%। 63 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है कब तक? 2047 तक, ठीक है। ऊर्जा स्वतंत्र बनेंगे 2047 तक। और नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कितना है? 2070 तक। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कितना है? 2070 तक। ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कितना है? 2047 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। मैकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो भारत के साथ साथ 5 और देश शामिल हुए हैं इसमें। 5 देश कौन कौन सा है? तो भारत, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ पर है? भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ पर है आपका? पुणे में, FTF। भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ पर है? पुणे में, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान केमा है? मक्का उत्पादन बिहार का स्थान केमा है? मक्का उत्पादन बिहार का स्थान केमा है भैया? तीसरा है। बिहार का स्थान मक्का में है, कितना आपका? तीसरा। पहला है कुछों में? तो पहला है। पहला किस में है? लीची में और मखाना में। लीची में और मखाना में पहला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। लेप्चा जनजाति कहाँ पे रहती है? लेप्चा जनजाति कहाँ रहती है भैया? सिक्किम का लेप्चा कहाँ रहती है? सिक्किम में, ठीक है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, तो उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। उज्जैन राज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या चाहिए? ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या चाहिए? दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से, ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो यार इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, बना लेना। और रीजनिंग पे बेसिकली फोकस करना जरूरी है क्योंकि रीजनिंग 50 नंबर का है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स टू वॉचिंग दिस।